अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। ना चाहते हुए भी बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और हम मजबूर हैं कि हम इस चीज़ को जो है डिस्कस करें, ताकि जो आने वाले टाइम का बहुत बड़ा मसला हमें नज़र आ रहा है ना, उसका हल कम अज़ कम कोई निकालना है। नौजवान परेशान हैं। अब वो नौजवान जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने ही आगे चल के मुल्क को संभाला देना है, उसने ही आगे चल के आने वाली नस्लों को संभाला देना है। इसी नौजवान ने अपने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। अगर यही नौजवान परेशान रहेगा, अगर यही नौजवान, आज का नौजवान करता क्या है, मेरे ख्याल से परफॉर्म कम करता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, रिलेट चीज़ों को बहुत ज़्यादा करता है, मुकाबले की दौड़ में बहुत ज़्यादा है। तो ये मुकाबला, ये दौड़, ये रिलेट करना चीज़ों को, ये आपके अंदर एक बेचैनी, एक तज़ब्ज़ुब, एक इज़्तिराब की कैफियत लेकर आता है। आप हर टाइम बेचैन रहते हैं, आप हर टाइम सोचते रहते हैं। ये है कंडीशन हमारे आज के नौजवान की। आज ये भी 9th-10th के रिसेंटली पेपर हुए हैं, बच्चे आपको मेहनत कम करते, सोचते, परेशान होते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। घर से प्रेशर है, स्कूल से प्रेशर है, एक सोसाइटी का प्रेशर है, बच्चा खुद से क्या करना चाह रहा है, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। लेकिन आज वो नौजवान जो डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहा है, वो ज़्यादा परेशान है। अब ये तमाम चीज़ें मिलकर जिस चीज़ को जन्म दे रही हैं वो है डिप्रेशन। अब एंग्जाइटी, डिप्रेशन जब बढ़ता चला जा रहा है, पढ़े लिखे नौजवान हाथों में डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, नौकरी कहीं नहीं मिल रही, आप ऑनलाइन बैठ के जॉब कर लें। अब ऑनलाइन जब बैठ के आप जॉब कर रहे हैं तो ये नौजवान खुद अपने आप को कोसता है, जी मैंने क्या किया, मैंने 17, 18, 19, 20 साल तालीम हासिल की घर बैठने के लिए। आपको एक्सपोजर उस तरह से नहीं मिलता ना, जितना मर्जी आप घर बैठ कर वर्क फ्रॉम होम करें, एक इन्वायरमेंट होना, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो अल्टीमेटली हमारा नौजवान परेशान है। ये नौजवान से हटकर अगर हम देखें तो घरेलू मसाइल, मुल्क की मुआशी हालात, आपके इर्द गिर्द के हालात, लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं परवाह ही ना करो। कैसे परवाह ना करें? जिस सोसाइटी में आपने रहना है, जिस घर में आपने रहना है, जहाँ लोग आपको घूर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किचन से निकल रहे हैं, आप फलां कमरे में जा रहे हैं, एक नज़र आपको मुसलसल तंग कर रही है, क्या करेंगे आप? चुप रह सकते हैं? अगर आप चुप रहेंगे, अंदर ही अंदर घुटते चले जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे। अब आपने अपने घर को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, आपकी लाइफ क्वालिटी तबाह होकर रह जाती है। मर्द हजरात अपने ताईं परेशान हैं, क्योंकि उनको घरों को चलाना है, क्योंकि उनको कारोबारी मराकज़ पे जाना है, दफातर जाना है, लोगों को फेस करना है। आसान नहीं है, आज बहुत मुश्किल है पैसे कमाना। पैसे कमाकर भी अगर आप परेशान रह रहे हैं, आपका घर का गुजर बसर नहीं हो रहा, तो फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक हेल्दी इंसान को बीमार करती चली जा रही हैं। सो गेम है यहाँ की, इसको कैसे दुरुस्त रखना है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद है जी, प्रोफेसर मुसर्रत जबी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं, नौजवान क्यों परेशान है? कभी आपने अपने पूरे करियर में अपनी माशाल्लाह से एक अच्छा टाइम पीरियड आप गुजार चुकी हैं, नौजवानों को कभी इतना परेशान देखे जितना आज का नौजवान नहीं, आजकल नौजवान परेशान है। उसकी वजह है, एक तो वालिदैन की एक्सपेक्टेशन कि उन्हें हमने इतना पढ़ा लिया और वो करके दिखाएं। लेकिन नौजवान जब आता है वहाँ पे सोसाइटी में आता है तो उसे पता है, चलता है कि उसके लिए जॉब नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है। और वालिदैन जो है वो हर वक्त कंपेयर करते हैं कि उसका बेटा, उसकी बेटी, तुमने क्या किया, कंपैरिजन। और दूसरी बात यह है कि जब नौजवान आता है, मार्केट में आता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है। और एक्सपेक्टेशन लेवल जब हाई होता है, यानी अगर उसको पे जो है वो कम मिल रही है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे 1 लाख से ज़्यादा मिले, तो वो डिप्रेशन में जाएगा। घर वालों ने पूछ रहे क्या लेके आए हो, तो पता चलेगा कि वो तो 50,000 उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, और वो जो कंपेयर करते हैं पेरेंट्स भी, और वो खुद भी तो कंपेयर करता है ना अपने दोस्तों के साथ, तो वो जो कंपैरिजन है और एक्सपेक्टेशन लेवल है वो नौजवान को इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारे पास ना ये एक मोबाइल गैजेट जो है ना, ये सोशल मीडिया, ये भी बड़ा प्रेशराइज कर रहा है नौजवान। एग्जैक्टली, इसमें बड़ी चमक दिखाई जाती है। बिल्कुल,
वो ये समझते हैं शायद सारी दुनिया ही इसी तरह की है, लेकिन वो ऐसी नहीं होती। वो बल्कि अपना टाइम ज़्यादा ज़ाय कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब देखिए ना, कितने नौजवानों ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर रजब भट्ट को आइडियल बनाया। वाह जी वाह, वो इतने पैसे कमा रहा है तो छोड़ो सारा कुछ, टिकटॉक ही बनाना शुरू कर दो, फैमिली व्लॉगिंग ही कर दो। पढ़ा के पढ़ लिख कर क्या करना है? ये फैमिली व्लॉगिंग से ही अगर कोई आसानी से जो मर्जी ऊट पटांग बोल के पैसे कमा सकता है तो कमा लो। एग्जैक्टली। और वालिदैन भी यही सोच रहे हैं कि उनको इसी तरफ लगा ले ताकि वहाँ से कुछ तो कमा के। वालिदैन को उस वक्त चाहिए, पैसे चाहिए। आज की दौड़ में पैसों की ज़रूरत है, और वो जो पैसों की दौड़ है उसने वालिदैन को भी वो मारा हुआ है और नौजवानों को। एग्जैक्टली, अग्री। सो अब नौजवान जो है उसके अंदर होप नहीं है, उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, उसके अंदर ना एक नाकामी के बाद आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है। एग्जैक्टली। कैसे करना है ये जो मैं समझती हूँ कि ये जो वालिदैन की ट्रेनिंग होती है ना, वो बहुत काउंट करती है। मैं अब भी वीडियोस बनाती हूँ और मैं ज़रूर अपने वालिद साहब का जिक्र करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें वो ट्रेनिंग दी हुई है कि हमने आगे कैसे चलना है। वालिदैन की ट्रेनिंग जो है वो लैग कर रही है। फिर इसके बाद ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब एक बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की उससे आता है, एनवायरनमेंट में होते हैं, मुख्तलिफ़ और लोग भी होते हैं, वो उनके साथ भी मुकाबला नहीं कर सकता, उसमें भी वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है तो वहाँ अगर उसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करता है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि वो रजब भट्ट की तरफ जाएगा तो फिर तो वो कुछ नहीं सीख सकता। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मेंटली डिस्टर्ब तो कर रही हैं ना। तो जो एक नौजवान की, जिन्हें हम कहते हैं कि प्योर सलाहियतें हैं कुछ करने की, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है ना। एग्जैक्टली। आपको फजूल चीज़ों में वो एक लग रहा होता है कि भाई ये तो आसान जरिया है, आसान शोहरत का भी और पैसे कमाने का ऐसे भी। ही है, ऐसे ही बर्दाश्त नौजवान में आज के कैसे लेके आनी है? बर्दाश्त कैसे लेके आनी है? मैं समझती हूँ इसमें सोशल मीडिया जो है और टीवी इसका बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। अगर टीवी में पॉजिटिव किस्म के ड्रामे आएंगे, टीवी में पॉजिटिव किस्म के ये आएंगे, जिस तरह अब आप शो कर रही हैं, एक बहुत पॉजिटिव शो मैं कहूँगी कि है, इस तरह के शोज़ अगर वो नौजवान देखेंगे तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर मैं समझती हूँ कि ऐसी बुक्स सामने आनी चाहिए, ऐसा सिलेबस सामने आना चाहिए। और मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है पेरेंट्स को। पेरेंट्स अगर ट्रेंड होंगे, उनको पॉजिटिव वो देंगे, एटीट्यूड देंगे, उसकी वजह से नौजवान जो है वो आगे जा सकते हैं। आपके घर का माहौल बहुत मैटर करता है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। आप अपने बच्चे को शुरू से सिखा क्या रहे हैं, आप अपने घर में बातचीत कैसे कर रहे हैं। आपका बच्चा जो है ना, आपका रिफ्लेक्शन होता है, वो चीज़ें आपके बच्चे में नज़र आ रही होती हैं। घरों के माहौल में आजकल बहुत डिप्रेशन है। ख़वातीन जो कि हाउस वाइफ हैं उनको आप देख लें, अगर घर में है तो वहाँ पे भी एक मुकाबला है, वहाँ पे भी एक डिप्रेशन है। फ़लाँ का बच्चा ये है, आप तो घर को इस तरह नहीं संभालती, फ़लाँ इस तरह संभालता है। तो वो घर में बैठी खातून भी जो है ना, एक माँ भी जो है, अगर वो डिप्रेशन में रहेगी तो वो बच्चों को किस तरह से ठीक तरह से पाल सकती? बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ माँ को नहीं कह सकती, बाप जो थका हुआ आता है वो नो डाउट, नो डाउट, उसके कांधों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और वो उस तरह किरदार अदा नहीं कर सकता जिस तरह के वालिद किया करते थे, क्योंकि वो भी थक चुका है। तो ये मैं कहती हूँ कि दोनों का किरदार होता है, माँ का भी और बाप का भी। बाप जो है वो मैं समझती हूँ कि वो मेहनत ज़्यादा करता है भाई। हाँ, एक और बात है, अगर दोनों माँ बाप दोनों अगर जॉब कर रहे हो तो फिर उस वक्त भी बच्चे को उस तरह की तवज्जो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो पेरेंट्स का किरदार, दोस्तों का किरदार, ये सब उसमें काउंट करते हैं। एक बच्चा, एक फैमिली जिसमें उसकी माँ को हमेशा बुरा कहा जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं, वो माँ खुद मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो फिर बच्चे की परवरिश क्या कर पाएगी? बिल्कुल। मैं ऑनलाइन काउंसलिंग करती हूँ। मेरे पास एक साहब, उन्होंने अपनी बीवी की बुराइयां कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ आप एक काम करें, अगले सेशन में मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि आपकी बेगम में अच्छी बात कौन सी है। वो एकदम चौंक से गए। आप यकीन मानिए कि अगली दफ़ा जब आए तो वो बड़े रिलैक्स थे और उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि मेरी बीवी में तो ये अच्छी बातें हैं। यानी एक सेशन के बाद भी ही बस टोटली चेंज कि उसमें तो ये
जब हम हर वक्त नेगेटिव देखेंगे, इवन इस मुआशरे को अगर हम नेगेटिव देखेंगे, यहाँ बैठ के नेगेटिव बातें कर रहे हैं ना, तो अगर हम सिर्फ नेगेटिव देखेंगे तो फिर तब्दीली नहीं आ सकती। मैं नौजवानों को ये कहा करती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आता है, आपने उसी लम्हे उसको पॉजिटिव करना। ना उम्मीदी बहुत बड़ी चीज़ है नाउमीदी, ना, वो तो हमारा दीन कहता है कि ना उम्मीदी कुफ्र है। बिल्कुल। और जो भी डिप्रेशन के लोग हैं, मैं उनको बड़े आसान से मशवरे देती हूँ। मैं कहती हूँ जब भी डिप्रेशन हो तो आपने आंखें बंद करके बैठना है, रिलैक्स करें और 20 से 1 तक काउंटिंग करें और इसके बाद आपने गहरी सांस लेनी है। उसका मैं कहा करती हूँ 4-7-8 का फार्मूला, कि 4 सेकंड गहरी सांस लें, 7 सेकंड उसको रोकें, रिटेन करें और 8 सेकंड में उसको बाहर निकालें। एक तो ये तरीका मैं बताती हूँ। दूसरा मैं उन्हें कहती हूँ कि जब भी आप सांस लें, आप ये सोचा करें कि सुकून आपके अंदर दाखिल हो रहा है, और जब उसको बाहर निकालें तो आपने ये इमेजिन करना है कि तमाम डिप्रेशन जो है वो अब बाहर है। ये बड़ा आपको रिलैक्स करता है। ये बहुत रिलैक्स करता बस आपने ऐसे सांस लेना है है। सुकून सांस से। 4 सेकंड, हाँ 4 सेकंड के लिए। और 7 सेकंड उसको रोके, 8 सेकंड में उसको बाहर निकालें। तो ये फार्मूला है कि आप अच्छा फील करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। मुझे ये बता दें, ये जो डिप्रेशन वाला माहौल है, अगर घर में है, बाहर है, फिर अभी हमारे मुआशी हालात इस तरह के ना, तो ये ओवरऑल महंगाई है, आपका घर का गुजर बसर करना मुश्किल होता चला जा रहा है, तो ज़हनी कैफियत तो एक अच्छे खासे सेहतमंद इंसान के मुतासिर हो जाती है। तो ज़हनी कैफियत मुतासिर होगी तो जिस्मानी कैफियत फिर खुद ब खुद स्टेप टू स्टेप मुतासिर होना शुरू हो जाती है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो मैं आसान बात बताती हूँ ना, हर एक को मैं ये कहती हूँ कि आप माइंडफुल हो जाए। माइंडफुल मीन्स के जो भी आप काम कर रहे हैं, ना अपने पास्ट सोचना है ना फ्यूचर सोचना है, बी प्रेजेंट में आप रहें। आप खाना खा रहे हैं, उस वक्त भी आप प्रेजेंट पे रहें। आपने अगर माजी की तलखियाँ सोची तो फिर खाना हजम नहीं होगा। आपने उस वक्त ये सोचना है कि अल्लाह की नेमत मेरे सामने है और इसमें से खाने में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और मैं जब खाऊंगा तो ये मेरे जिस्म का हिस्सा बनेगा और मैं हेल्दी एंड फिर बाद में वेल्दी भी हो जाऊंगा। ठीक है ना? तो माइंडफुल होना जो है ये बहुत ज़रूरी है। आप हर उस, और दूसरी ये जो डिप्रेस लोग हैं, इनको एक और मैं बड़ा और आसान फार्मूला बताती हूँ कि जब भी वो डिप्रेस हों, आप फ़ौरन जिस जगह बैठे हुए हैं आप 5 चीज़ें देखें। यानी आपकी जो अटेंशन होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी। आपकी अटेंशन उस चीज़ की तरफ आ जाएगी जो आपके आसपास है। अगर आपको मैं कहूँ तो आपको 5 चीज़ें नज़र आएंगी। आपकी अटेंशन अब डिप्रेशन की तरफ नहीं है, अब आप प्रेजेंट में हैं। 5 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। फिर आप आ जाइए कि 4 चीज़ें ऐसी आप करें जिनको आप टच कर सकते हैं। आप कहेंगे मैं इसको टच कर सकती हूँ, मैं टेबल को कर सकती हूँ, या मैं अपने हाथ को टच कर सकती हूँ। तो ये फार्मूला है 5 4 3 2 1 का। 5 चीज़ें आपने देखी, 4 चीज़ें आपने टच की। अब आप आ जाइए 3 चीज़ों की तरफ। 3 चीज़ें जो है वो आप सुने, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, या आप इमेजिन कर सकते हैं आप तलावत सुन रहे हैं, या किसी और की आवाज़, चलने की आवाज़, दरवाजे की आवाज़। ये 3 पे आ गया। अब आ जाइए 2 पे। अब 2 खुशबुएँ, खुशबू किसी भी किस्म की, चाय की, कॉफ़ी की, मे भी आपका दिल कर रहा हो पुलाव खाने को, उसकी। और फिर एक चीज़ जो है आप इमेजिन कीजिए कोई सा जायका। आप इस वक्त क्या कर रही हैं, किस चीज़ का जायका आ रहा है, तो उस वक्त करें। यह आ जाता है फार्मूला 5 4 3 2 1 का। आप यकीन मानिए कि आज का नौजवान, अगर ये मैंने जो पहले आपको बताया 4 7 8 वाला फार्मूला और 5 4 3 2 1 का, मैं समझती हूँ मेरी कौम जो है वो डिप्रेशन से निकल आएगी। चलें जी, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अगर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ आपके हल हो जाएंगे। सकते हैं। और आप मुस्कुराया करें। मुस्कुराना ही मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराएंगे तो फिर आप अपनी बहुत सारी परेशानी को खुद ब खुद भूल जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी बनती चली जा रही है। ये बीमारी है नहीं, लेकिन अब हम इसको बीमारी कहना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये मोटापा जो है ना, ये बहुत सारी बीमारियां लेके आ रहा है। मोटापा से स्टार्ट में सबसे पहले क्या होता है जी, आपको डायबिटीज़ का मसला हो जाता है। अब डायबिटीज़ जो है ना, मैं कहती हूँ उम्मुल अमराज है, और हमारे पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा, हर घर में कोई ऐसा मरीज, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको डायबिटीज़ ना हो। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, अब तो बहुत यंग एज में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, जो कि ख़तरनाक है। हम इस पे कुछ दिन पहले एक प्रॉपर शो भी कर चुके हैं। बट अब वो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ जो बार बार कहते हैं जिस्म में दर्द हो रही है, नमनेस हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, रात नींद नहीं आ रही है, फिर वेट जिन लोगों का बहुत ज़्यादा है, जो कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं कर सकते। आज एक सेशन हमने उनके लिए रखा है जी। फिजियोथेरेपिस्ट मरियम ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मोटापा, अब वो लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं ना, चल नहीं ज़्यादा सकते। मेरे सामने एक दो हमारे ऑफिस में ही यंग लड़कियां हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो वो मुझे मोटापा नहीं लगता, वो मुझे जो उनके साथ सिचुएशन है ना, वो थोड़ी सी ऐसे लगता है कि कोई बीमारी है, या फिर उनका कोई लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम उनकी चल रही है जिसकी वजह से वो मोटापा है। सो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना, चलना फिरना, सांस फूलता है, आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ें। तो स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, थोड़ा सा जिससे हम रिलैक्स रहें। और जो टखनों पे इन लोगों के वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर ज़्यादा देर बैठें तो बैठ नहीं सकते हैं। आज कुछ बहुत ज़्यादा जो ओबेसिटी का शिकार बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उनके इश्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमने एक सेगमेंट डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी करना है। तो मुझे बताइए, जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, क्या करना उनको, पोस्चर उनका कैसा होना चाहिए? अच्छा देखें, आपकी ये जो बैड ओबेसिटी है, जो आपके ऑर्गन्स पे प्रेशर डाल रही है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर रही है, ओवरवेट हो रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस सबसे पहले ख़राब हो रहा है, और फिर आपका पोस्चर ख़राब होता है, ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं आप लोअर बैक पेन के, आप सर्वाइकल इश्यूज़ के, आप घुटनों के दर्द के, और आपकी हील पेन्स, एंकल पेन्स। ये मोटापे का शिकार जो लोग हैं, जो अभी केयर नहीं कर रहे, अभी उनका मोटापा कंट्रोल हो सकता है और वो नहीं कर रहे, तो वो सुन लें कि उनको क्या क्या मसाइल। एक दफ़ा मरियम प्लीज़ रिपीट कर दें। अच्छा देखें, आपका वेट ज़्यादा है, एक्सेसिव फैट है, तो आपकी बॉडी उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी। लेट्स सपोज पेट बहुत निकला हुआ है, ज़्यादा वजन आएगा कमर पे जिसने उसको संभालना है, लोअर बैक पेन का इशू आएगा, घुटने पे ऑटोमेटिकली वेट आएगा क्योंकि बैक स्ट्रेट हो नहीं पा रही है, आप पोस्चर खराब होगा, वॉक गलत हो जाएगी, वॉक गलत होगी, घुटने आपके कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, आपके एंकल्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, तो लेते लेते आपका कॉन्फिडेंस भी गया, आपकी बॉडी भी गई, और वजन वहीं का वहीं है। और सबसे ज़्यादा ये जो बच्चियों का आप जिक्र कर रही हैं, स्ट्रेस इंड्यूस ओबेसिटी होती है। आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, घर के कोई मसाइल हैं, आपका स्ट्रेस इंड्यूस जो है ना, वजन बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, स्लो हाजमा हो जाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, बिंज ईटिंग की आदत हो जाती है, हर वक्त खा रहे हैं, शुगर की क्रेविंग्स बढ़ गई हैं, और स्ट्रेस की वजह से वजन बढ़ना शुरू हो गया है। तो उसको मैनेज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत रोल प्ले करती है। अब ये जो जितने हम ओबेसिटी का शिकार देखते हैं लोग, यंग बच्चियां भी हैं, एक स्पेसिफिक एज 30-45 के बाद जाके भी कुछ लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इनिशियली इनको कैसी एक्सरसाइज करनी है? देखें, वजन ज़्यादा एकदम स्टार्ट हो रहा होता है, एकदम इस तरह नहीं होता। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होता है, किसी के सैगी हो गए हैं, शोल्डर्स में ज़्यादा आ गया है फैट, किसी के ये बेली फैट ज़्यादा हो गया है, कुछ बच्चियों का होता है यहाँ पे आके डबल चिन में स्टोर हो जाता है, किसी का गर्दन के पीछे हो जाता है, या थाइस की तरफ आता है। ठीक है, तो मेंटेन करने के लिए वॉक से स्टार्ट लें। वॉक पहले करें 5 से 10 मिनट की रैंडम वॉक, बिल्कुल स्लो आपने वॉक करनी है। ठीक है। उसके बाद ऐड करते करते ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक कैसे, जिसमें आप तेज तेज बाजू चला रहे हो, तेज तेज चल रहे हो, आपकी पैल्पिटेशंस और स्वेटिंग होनी चाहिए, दिल की धड़कन तेज हो और पसीना ज्यादा आए, तभी आप कैलोरीज बर्न करते हो। ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज करने का फायदा नहीं होगा अगर आप डाइट नहीं प्रॉपर कर रहे हो, डाइट करने का फायदा नहीं होगा अगर साथ एक्सरसाइज नहीं है। पेशेंट्स डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, फैट लटकना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं ना उसने मेंटेन कैसे करना है। आप एक्सरसाइज के थ्रू वो फैट को मैनेज करते हो ताकि पेट ना लटके, बाजू ना लटके। तो इस तरह से आप एक्सरसाइजेज ऐड करें, वॉक, ब्रिस्क वॉक। उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए हम एंकल पंप्स पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि पाँव की आप टिप्स पे खड़े हो जाओ, फिर हील पे वेट ढालो, आप काफ किक्स करो, यानी आप खड़े होके आपने काफ को पीछे से किक करना है। ये शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बता दें कि अब हम ख़ास तौर पे भी ओबेसिटी की बात करें, फिर शुगर वाले पेशेंट पे आते हैं। अगर बैक में बहुत पेन हो रही है तो आपके
नीज में बहुत पेन हो रही है, आपको लग रहा है कि आप खड़े हुए हैं थोड़ी देर के लिए, आपकी टखनों में बहुत पेन होना शुरू हो गई है, तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं, बैक पेन वगैरह रिलैक्स कैसे होना है आपने? अच्छा देखिए, नई एक्सरसाइज का टाइम, नहीं स्ट्रेचिंग्स का टाइम, टू लेजी टू डू दैट जो हम सब हैं, तो आप क्या करें, मैंने बताया था स्पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लंबो सेक्रल स्पोर्ट बेल्ट ले लें, आप वो बेल्ट पहनेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी बैक को अलाइन रखेगी, वो स्वेट भी कॉज करेगी जिससे आपका बेली फैट भी बर्न होता है, ठीक है। वो आपके एक्सेसिव जो बेली फैट है उसको भी ऊपर खींच के रखेगी, ज़्यादा वजन कमर पे नहीं पड़ेगा, झुकेंगे नहीं आगे को या ज़्यादा पीछे को नहीं होंगे, बैक सपोर्ट रखेगी। घुटनों में दर्द है, नी कैप, नी सपोर्ट का इस्तेमाल करें, घुटने स्टेबल रहेंगे। एंकल्स में पेन जाता है, उसी तरह से ये ऐड कर, 3 चीजें बेसिक सिंपल है। फिर आती है आपकी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स। बैठते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सपोर्ट रख के बैठें, आर्म रेस्ट होना चाहिए, पोस्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, जिस घुटने में दर्द है। ये तो लोग सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं सकते हैं, 2-3 स्टेप चढ़ते हैं और सांस इतना फूल रहा होता है। हाँ, वो फूल रहा होता है। एक तो आपकी जो है ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई नहीं है, ठीक है। फिर कुछ लोग थायराइड के इश्यूज से सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ लोगों का एक्सेसिव फैट है, एक्सेसिव वेट है, जिसकी वजह से आपके लंग्स पर प्रेशर आ रहा है और आप इस तरह से कर रहे हो, तो उसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, वो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। फिर सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते जिनके लिए थोड़ा बहुत पॉसिबल है, वो चढ़ते हुए जिस टांग में दर्द है उसके ऊपर वजन बाद में रखें, उतरते हुए भी जिस टांग पे दर्द है उसमें बाद में रखें। शूज़ बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, हील्स और फ्लैट्स को अवॉइड करें, अच्छे कर्व वाला एक जूता आपके पास होना चाहिए। हम तो नॉर्मली घर पहनने वाली जूती ऐसी सस्ती सी कोई ले आते हैं, और जो हमने जूतियाँ, मेरी अपनी प्रैक्टिस ये है, घर पहनने वाली जूती पे मैं खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, और जो कहीं हमने हील्स लेनी है, कहीं आने जाने के लिए लेनी है, वो आप जितनी मर्जी महंगी जूतियाँ ले लें, आपके घर पहनने वाली जूती कंफर्टेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम घर पे हो। ये जो हाउस वाइफ्स हैं जो घर मैनेज कर रही हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनका जूता कंफर्टेबल हो, उनको किचन में खड़े भी बहुत होना फ्लैट भी ना हो, फ्लैट भी ना हो और हील भी ना हो, वेज भी ना हो, छोटी हील भी ना हो, फ्लैट अच्छा कर्व वाला जूता होना चाहिए। यानी जो अल्लाह ताला ने नेचुरल हमारे पाँव में कर्व बनाया है, वो मेंटेन होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, मैं वॉक पे चली जाऊंगी, अब मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, वॉक करी, लेकिन मेरा जूता इतना कंफर्टेबल, मैंने अपने साइज का जूता ही नहीं पहना हुआ, वापस आ रही उल्टा पाँव में दर्द है। तो गलत कर रही हूँ ना मैंने फ़ायदा करने के बाद उल्टा और नुकसान कर लिया, मेरे हील में पेन रहना शुरू हो जाएगा। मुझे ये अब आपने जिक्र किया तो मैं पूछ लूँगा, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो बेस्ट आपके शूज़ सिलेक्शन क्या होनी चाहिए? मैंने लोगों को आम फ्लीट शूज़ पहने हुए भी देखा है, बिल्कुल। कुछ लोग तो ओपन घर में जो चप्पल पहनी हुई है वो पहन के स्लीपर्स चले जाते हैं वॉक करने। आपको क्या बंद शूज़, प्रॉपर आपका पाँव कवर होना चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, आपका शूज़ कैसे होने चाहिए? अच्छा देखिए, नेचुरल कर्व मेंटेन होना चाहिए, वो कर्व वाला जूता होना चाहिए। 2 फ्लैट शूज़ आप रखते हो उस ट्रैक पे, वो दर्द करेगा, हील पेन की कॉज बनेगा, आपका जो सेंटर वाला पाँव का कुशन है वो दुखेगा, ठीक है। अच्छा बंद शूज़, मेडिकेटेड शूज़ आप लेके जाएं, जैसे आप सैंडल्स यूज़ कर सकते हो, कोशिश करें आप ये जो स्निकर्स आ जाते हैं या किसी भी अच्छे ब्रांड के आप वो यूज़ कर सकते हो। उस तरह इसके अलावा जो है ना, फ्लैट्स बिल्कुल भी नहीं पहने, हील्स तो ऑब्वियसली नॉट रिकमेंड, लेकिन हमारी अम्मियों को आदत होती है, मैं बाहर जाने लगी मेरा वो वाला जूता लेके आना जो मैं हर जगह पहनी जाती हूँ, वो हर जगह वाला काम नहीं हो सकता। आप पंप्स पहन के बाहर वॉक करने नहीं जा सकते। अच्छी बात है कि आप बंद जूता पहने और वो कंफर्टेबल हो। मुझे ये बता दे मरियम, बाजार वगैरह ना खवातीन जाती हैं 2-2 3-3 घंटे फिरते रहे। अच्छा, मैंने बड़ा नोटिस किया है, कुछ खवातीन ने तो प्रॉपर हील्स पहनी होती हैं, और कुछ अगर आप लड़कियों को देख लें, शलवार, खुले ट्राउजर्स वगैरह पहने हैं तो बिल्कुल फ्लैट पहनी होती हैं, और वो भी कंफर्टेबल शूज़ नहीं होते। हम 3-3 4-4 घंटे बाजार फिर रहे हैं, उसके बाद आके पाँव की दर्द लेके बैठे। मेरे अपने साथ ये 2-3 दफ़ा हुआ है, गलती से यहाँ से 1-2 दफ़ा गई तो अम्मा के साथ बाजार चले गई, ओपन शूज़ थे और वो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल सा जूता था, 2-3 घंटे बाजार लग गए। और आप यकीन माने, एक तो मुझे बड़ा इशू है ना, मेरे पाँव थोड़े से भी गंदे हो जाए ना तो बस मुझे ना नींद आती है ना मैं चल फिर सकती हूँ, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मेरे मतलब मैं दिन में 6-7 दफ़ा ना पाँव धोती रहती हूँ अपने, पता नहीं मुझे क्या इशू है, बट वो पाँव दर्द बहुत होना शुरू हो गया उससे। तो आपका बाजार भिड़ने वाला जूता भी जो है ना, वो मेरे ख्याल से बड़ा सिलेक्टिव सा होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरी मम्मा मेरी तंग है कि तुम क्या एक टाइप के जूते पहनती रहती हो, तुम चेंज करो। मेरा ज़्यादा काम है गाड़ी चलाना, जगह एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, और फिर सारा दिन स्टैंडिंग में पेशेंट्स को डील करना। अगर मेरा खुद का पोस्चर और जूता ही ठीक नहीं होगा, मैं सबसे पहले थकूंगी, मेरी एनर्जी लो होगी, पेशेंट पे मैं एनर्जी नहीं इन्वेस्ट कर सकती। ऑब्वियसली मैं मॉल्स वगैरह पे जाऊँ, मैंने हील्स या फ्लैट्स पहने हो, मेरी टांगों में एक जी बेचैनी और दर्द
फौरी तौर पे शुरू हाँ, हो जाती है। बिल्कुल। क्या वजह है? स्टाइल फॉलो कर लेना है लेकिन अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना है, देयर इज नो बेनिफिट। हाँ, तो प्लीज़ आप जब मार्केट वगैरह भी जाएं, बाज़ार जाएं, तब भी आपके शूज़ बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। आप देखेंगे कि आप 2-3 घंटे भी फिर के आ गए ना तो आप रिलैक्स फील करेंगे। डायबिटीज़ के पेशेंट, जी। सुइयाँ चुभती हैं टांगों में, बिल्कुल। बार बार कहते हैं कि पाँव में ऐसे हो रहा है जैसे कुछ सुइयाँ चुभ रही हैं, पाँव में ऐसे हो रहा है जैसे जलन हो रही है। तो वो इसके लिए भी कोई आप हमें एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे? देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक पेशेंट्स वेरी प्रोन फ्रोजन शोल्डर के, और उनके पाँव में बेचैनी रहती है, टांगों में सुइयाँ चुभती हैं और अजीब उनकी हालत हो रही होती है। तो 4 एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अब वो ऐसे नहीं होता, लोग कहेंगे कि ये क्या, हम जो डॉक्टर्स बैठे हैं, जो मेडिसिन हाँ, मेडिसिन खा रहे हैं उससे तो वो होगी तो नहीं। फारिग। हाँ। अच्छा देखिए, अर्ली ऑनसेट पे आप अपने शुगर स्पाइक को ही अगर कंट्रोल कर लो तो आप अपने डायबिटीज को रेज होने से रोक सकते हो। Exactly. बहुत सारे लोग हैं फिजिकल, लाइक माय फादर, ही वाज डायबिटिक पेशेंट्स, लेकिन वो फिजिकली माशाल्लाह इतने एक्टिव थे कि वो वॉक के थ्रू खुद ही गार्डनिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं, ही स्टार्टेड समटाइम्स ना झाड़ू लगाना ही कि आज मैंने कोई और एक्टिविटी नहीं की तो मुझे जरा स्वेटिंग हो, पैल्पिटेशन हो। फिजिकल एक्टिविटी हर हाल में डायबिटीज को रिवर्स कर सकती है। 4 सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू आप भी घर बैठे बैठे शुगर स्पाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ब्रेक ले लें फिर इन एक्सरसाइजेज की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो शुगर का हर बंदा मरीज है। आपने ये सेगमेंट ज़रूर गौर से देखना है। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती, जिन लोगों को अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी पता चला है कि जी डायबिटीज़ है, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपके पास एक गोल्डन चांस है। मेडिसन और इन चीज़ों पे कम रहें, आपके पास कुछ नेचुरल तरीके हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी वो चीज़ें अभी हम आगे चल के बताएंगे। आप वॉक कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप वाज़े फ़र्क देखेंगे। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो अगर आप हैं डायबिटीज़ पेशेंट और आपके साथ भी ये मसाइल हैं कि आपकी लेग में बहुत पेन रहती है, रात सारी नींद नहीं आती, क्योंकि डायबिटीज़ के जितने भी मरीज़ हैं ना मरियम, वो कहते हैं रात नींद नहीं आती, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो क्या करना है सबसे पहले उसके लिए? अच्छा देखिए, 4 एक्सरसाइजेज हैं जिससे डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, शुगर स्पाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले आप क्या करें, अपने टोज के ऊपर, मेरे हील्स पे इस तरह आऊंगी और फिर आगे ये। खाना खाने से 1 मिनट पहले अच्छा। और खाना खाने के 1 मिनट बाद ये एक्सरसाइज कर लेंगे ना, शुगर स्पाइक कंट्रोल हो जाएगा। वाह। ये फौरी तौर पे ब्लड रश होता है, वो ना एटीपी के फॉर्म में शुगर स्टोर नहीं होने देगा, ब्लड रश हो गया। Great. द साइंस बिहाइंड इट। ये आपने 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद कर ली। अब देखें, जो लोग थोड़े से ना, अब मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, हाँ। पॉसिबल नहीं है ये हाँ, करना, हाँ, तो उनके लिए कुछ तो ऑल्टरनेट बताइए। बैठी हुई हाँ। हैं, बैठे बैठे सिर्फ पाँव पे इस तरह से, Okay. एंकल पंप्स, शुगर Okay. कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है ना? जबरदस्त। ये आपका यानी आप शुगर खड़े रश। होके नहीं कर सकते, आपका वेट ज्यादा है, तो ये आप बैठ के कर लें। बैठ के कर लें, खड़े होने में भी कोई अर्ज नहीं, या बैठ चेयर की ब्लड support ले लें। सर्कुलेशन इससे अच्छी हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि एकदम ब्लड का रश होगा, तो वो जो खाना खाया है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ है और खाना टूट रहा है, तो ब्लड फ्लो जब तेज होगा तो उसको ना पैकेट्स बनाने का मौका नहीं मिलेगा शुगर का बॉडी के अंदर। Good. वो ब्लड फ्लो तेज है, जबरदस्त। तो वो आपका ना फैट बनेगा, वजन भी कम रहेगा और शुगर स्पाइक कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपने बैठ के करना है, और बैठ के अगर आप करें तो फिर आप प्रॉपर अपने पाँव के साथ ही हाँ, एक्सरसाइज कर ankle लें। pumps कर सकते अदरवाइज मरियम ने कहा है कि अगर आप बैठ के नहीं कर सकते, अगर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा अगर आप किसी चीज का सहारा अगर लेके। आपने चेयर की सपोर्ट ली हुई है और ये आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं, ये चेयर की सपोर्ट है, उसको अच्छी तरह से होल्ड कर लिया और उसके बाद आप ये कर लें। ठीक है, सिंपल। ठीक है। उसके खाने से अलावा- पहले और खाने के बाद। हाँ जी, 1 मिनट खाना खाने से पहले, 1 मिनट खाना खाने Done. के बाद। इसके बाद? फिर- अच्छा मैं दोबारा बता देती हूँ, आपने अपनी चेयर को होल्ड कर लें प्रॉपर, किसी अच्छी स्पोर्ट को, जिनका वजन ज्यादा है, जो नहीं कर सकते, एल्डरली पेशेंट्स, और इसी तरह से आप अपने एंकल पंप्स करेंगे। ठीक है। ठीक है, उससे आपकी सपोर्ट भी रहेगी, आपके घुटनों पे भी वजन नहीं आएगा। ठीक हो गया। फिर हम करते हैं काफ किक्स। ये आप टांगों को थोड़ा सा खोल लें ताकि आपको गिरने का खतरा ना रहे, और ये सिंपल काफ किक्स, आपने पीछे से अपने काफ को किक किया है, काफ मसल को, ये भी फौरी तौर पे शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा करता है। ये तो मेरे ख्याल से मरियम सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट के लिए नहीं, मैं भी आपको देख के कर लेती हूँ, ये नॉर्मल लोग भी जो है उनको करना। एवरीवन कैन डू इट, इससे शुगर स्पाइक कंट्रोल रहेगा। ये देखिए, खाना खाने के 1 मिनट बाद ये कर लिया, खड़े होके टांगे थोड़ी सी खोल देंगे, उससे आपका वेट बैलेंस रहेगा, आपको गिरने का खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब ये वाला सेशन करना होगा, मैं मरियम की तरह कॉट सेट पहन के आऊंगी। अच्छा हो जाता है ना? हाँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करें, जो लोग कर सकते हैं जिनके घुटने का मसला नहीं है, हल्का सा स्क्वाट करें जितना आसानी से हो, और उसके बाद फौरी तौर पे अपने
टिप्स पे। अच्छा, ये हल्का सा स्क्वाट जितना आसानी से हो, ये एकदम आपसे झटका इतना दे सा रही है। होता है, हल्का सा करें, नीज हल्के से बेंड, ओके। और उसके बाद ये फौरन ठीक है। झटके से पीछे। बेसिकली फिर वही बात, ब्लड सर्कुलेशन तेज करती है। ये सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आप एक पोस्चर इसी तरह से मेंटेन कर लें, थोड़ा सा स्क्वाट और फिर ये स्क्वाट। बेसिकली फिर वही बात, शुगर स्पाइक कंट्रोल होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होगी। और फिर हमने काफ किक्स तो आपको बता दिया। हाँ, ये इजी है। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ये करना अपनी आदत बना लें। ये ज़्यादा टाइम नहीं, तकरीबन कोई 15 मिनट कर लें रूटीन में ये। देखिए, खाना खाने से 1 मिनट पहले, खाना 4 मिनट आपके टोटल। बस 4 आपने अपने मिनट। लिए निकालने हाँ हैं। जी। तो देखिए ये थोड़ी सी ये चीज़ें कर लेंगे, एंड यस आपका खाने का पोर्शन भी कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है ही ना? है, खाना- परहेज तो इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिरी बात है। शुगर के पेशेंट्स को अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रखने चाहिए। अच्छा। स्ट्रेस इंड्यूस करता है शुगर को। टेंशन से अक्सर लोग डायबिटिक क्यों होते हैं? फादर हमारे पेरेंट्स कहेंगे, हाँ। मुझे तुम स्ट्रेस देते हो ना, मुझे डायबिटीज हो जानी। सही बात है। स्ट्रेस की वजह से इट्स कम्प्लीटली रिलेटेड। खाने में एहतियात करें, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करें, और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जिससे स्वेटिंग और पैल्पिटेशन हो, डायबिटीज हर हाल में कंट्रोल होगी। ठीक हो गया जी। मरियम, एक और आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ। बच्चियाँ जो मेरे दफ्तर बैठी हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। 9th-10th की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बच्चियाँ जो घर बैठ के सिर्फ पढ़ती रहती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, थाइस, हाँ। हिप्स, हाँ। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एक चौड़ी फिगर उनका हो जाता है। हाँ। क्या करना है इसके लिए? अच्छा देखिए, इसके लिए स्क्वाट्स करें, जैसे हमने बताया, जितना आसानी से नीचे जाया जाता है ये स्क्वाट करें, बैक स्ट्रेट रखें और हल्का सा नीचे की तरफ जाए, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करें, स्किपिंग करें। स्किपिंग, आपने रोप स्किप करना है, उससे भी होता है। अब वजन ज्यादा है, नहीं हो सकेगा, तो आप ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक कैसे होती है, ये आपकी तेज तेज, ये मैं आगे को जा रही, पीछे को जा रही, तेज 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 तेज, उससे पसीना आए और हार्ट बीट तेज हो, उससे फैट बहुत तेजी से बर्न होता है। और हर तरह से उनको चाहिए कि 20 मिनट के बाद एक दफा उठ के वॉक कर लें। ठीक है। खाना खाने के टाइमिंग्स कंट्रोल करें, बिंज ईटिंग ना करें। अच्छा, मुझे जॉगिंग बताएं, जॉगिंग कर सकते हैं उतनी? ये वैसे आपने जैसे कहा ब्रिस्क वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, सब चीजें एक जिससे चीज़ है, आपकी पैल्पिटेशन और स्वेटिंग हो, वही वॉक आपको हेल्प करेगी वजन कम करने में। ठीक है। और इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए रूटीन में? अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है, या शाम को खाना खाने से पहले आप वॉक कर लें। खाना खाने के बाद वॉक करने का कोई 20 मिनट इनफ है? 20 मिनट इनफ है, आप 5 मिनट से स्टार्ट लें। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाएं, जहां लगे थक गए रुक जाएं, आगे करने का कोई फायदा नहीं। स्टबन फैट कैसे खत्म करना है? अच्छा, स्टबन फैट के लिए मैंने आपको बताया, पहले शुगर का कंट्रोल करें, बिंज ईटिंग ना करें, स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल करें, और फिर वेट, अगर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो साथ एक्सरसाइज भी करें। उसके अंदर स्क्वाट्स कर लिए, स्ट्रेट लेग रेजेस कर लिए, वेट बेयरिंग कर ली, ट्रेडमिल पे रनिंग कर लिए, एलिप्टिकल कर लिया, ये सारे आपके कैलोरी बर्न करते हैं। ठीक हो गया जी। कैलोरीज बर्न अगर आपने करनी है, सबसे पहले आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। यस, अपना ना डाइट का पोर्शन भी कंट्रोल करें, और ख़ास तौर पे ना जो बच्चियां यंग एज में मोटापे का शिकार हो रही है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि उस एज में आप ना मोटापे को रिवर्स भी जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर एक स्पेसिफिक एज जब आप 30s में चले जाते हैं ना, वो स्टबन फैट की सूरत इख्तियार कर जाता है। आपके डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज, Exactly. स्ट्रोक, सडन ब्लड प्रेशर रेज हो जाना, सारा कुछ आपके मोटापे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अपना वेट आप कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें, अदरवाइज क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा और आपको कभी कमर में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी नीज में दर्द, ये चीज़ें जो है ना फिर आपके लिए प्रॉब्लम करना शुरू कर देती हैं। थैंक यू सो मच मरियम, Thank एज you. यूजुअल बहुत ज़बरदस्त सेशन हमारा रहा। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। साइकिल पे आई आज की हमारी मेहमान हमारे लिए बहुत ही अहम हैं। हमारे मेहमान वैसे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बड़े बड़े ओहदों के साथ आए मेहमान जो कि अपने आप में ठाट बाट के साथ आते हैं, यहाँ बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बड़े नामवर लोग होते हैं, आप देखते भी हैं। ज़ाहिरी बात है, हमने जब आपसे मुलाकात करानी है, हम नामवर डॉक्टर हजरात को बुलाते हैं। आप ज़िंदगी में जिन लोगों ने बड़ा नाम कमाया, आपके साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेकिन आज के हमारे मेहमान साइकिल पे आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो ज़िंदगी से भरपूर थे।
क्योंकि उनके चेहरे पे हंसी थी, क्योंकि वो खुदा की तकसीम पे राज़ी थे। मेरे रब ने जैसा उनको बनाया वो उस पर खुश नज़र आए, वो अपनी ज़िंदगी से भरपूर ज़िंदगी जीते, अपने आप को ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना कि आपने वो तमाम चीज़ें करनी है जो आपके ख्वाब हैं। आप पढ़ना लिखना चाह रहे हैं, आप पढ़ें लिखें। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप बढ़ें। जहाँ कहीं आपको लगता है कि लोग आपको परेशान करें, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल हैं। कोई काला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, किसी का कद छोटा है, कोई बहुत लंबा है, आपने उसको भी जीने नहीं देना। ये हमारी सोसाइटी के वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर देते हैं। किसी के बाल नहीं तो उसको आप तंग कर रहे हैं, किसी के बाल बहुत लंबे हैं तो आप उसको तंग कर रहे हैं, कोई काला है तो उसके नाम बनाए जा रहे हैं। ये हमारे रब के फ़ैसले हैं, जिसने सोच लिया कि किसको कैसा बनाना है। उस रब की तकसीम पे राज़ी हमारे आज के मेहमान, इनको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ जी 3.5 फुट इनकी हाइट है जी, सिद्रा मौजूद हैं, एज है इनकी 25 साल। और इसके बाद हमारे मेहमान हैं आदिल, जो कि इनके भाई हैं, 19 साल हैं। आदिल ICS कर चुके हैं और अभी ये कोर्स कर रहे हैं। और सिद्रा जो हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं, ज़िंदगी से भरपूर हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं हम दोनों? जी। सिद्रा साइकिल चला के आप आई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। कब से चला रही हैं साइकिल? साइकिल तो मैं काफ़ी देर से चला रही हूँ, लेकिन जब हम लाहौर आए थे, मामा पापा भी आगे थे, तो साइकिल साथ लेके आए थे। फिर मैंने कहा था मुझे ना साइकिल ठीक करवा दें, तो ख़राब था, तो मैंने कहा मैं इस पे कॉलेज जाया करूँगी। तो तब से लेके आज तक मैं कॉलेज अपने इस साइकिल पे जा रही हूँ। साइकिल पे कॉलेज तब से जा रही हैं। जी। ज़रा मेरे पास आए इधर जी, हारून भाई आपने इनको देखना है जी। ले जी, थोड़ा सा आगे आ जाए। अच्छा जी, सामने आप कैमरे की तरफ देखें। ये है सिद्रा और ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं और 3.5 फुट इनकी हाइट है। अब ये थोड़ी सी परेशान हैं, लोग तंग करते हैं। जी, लोग बहुत तंग करते हैं, जब जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, लोग बहुत तंग करते हैं। मैंने कहा ना, अगर आपने 500 लोगों में से गुजर के गया ना, तो कम से कम 400 तो यही बात करेंगे कि इसको देखो, साइकिल ऐसे चलाओ, ओए तुम साइड पे हो जाओ। मैं ये कहती हूँ करोड़ किसी का बाप, करोड़ का तो सबका। हम तो साइकिल तो पहले भी साइड पे ही चलती है, कौन सा सेंटर में चलाते हैं। लड़कियाँ तंग करती हैं कि लड़के? नहीं, लड़कियाँ नहीं तंग करती ना, लड़के तंग करते हैं। मैं ना अक्सर बात करती हूँ, ऊपर भी मैंने बताया कि बुली करते हैं, बुली करते हैं। जो अंकल होते हैं ना, अंकल लोग, वो बात करके चले जाते हैं और मुझे उनकी समझ नहीं आती। मैंने कहती हूँ इनका तो एक्सपीरियंस, इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और ये किसी के बच्चे को कैसे ऐसी बातें करके जा सकते हैं। तो जब वो ऐसी बात करते हैं तो फिर मुझे बुरा भी लगता है। तो मैं कहती इन लोगों की वजह से हमने रुकना तो नहीं ना, अब हमने तो आगे बढ़ना है ना। तो मुझे सिर्फ उन लोगों पे अफसोस होता है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। एक यंग लड़का या लड़की कर सकती है, वो देख हंस भी सकते हैं, वो चलो ऐसी बात कर सकते हैं। और अक्सर हम दोस्तों में रहते हैं तो दोस्तें तो चलो मजाक से कर लेते हैं, हमें पता होता है ये मजाक से ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं कभी कहा छोटू छोटू कहते रहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटा डॉन कहते रहते हैं। तो हमें पता होता है कि कौन लोग तन से बात कर रहा है और कौन मजाक से बात कर रहा है। तो बस ऐसे ही, तो फिर मुझे वो बुरा नहीं लगता। लेकिन पहले जब मुझे नहीं पता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने इस वजह से अपनी स्टडी को भी स्किप कर लिया, फिर मैंने फिर स्किप कर लिया। लेकिन जब मैं लाहौर आई तो मैंने देखा कि मैंने कहा पढ़े लिखे लोग हैं, बातें मेहनत करते हैं, तो जब मेहनत करते हैं तो इंसान को उसका फल ज़रूर मिलता है। मैं चर्च गई, वहाँ भी बड़े फर्स्ट टाइम मैंने पढ़े लिखे इतने क्रिश्चियन देखे थे। मैंने कहा इतने पढ़े लिखे क्रिश्चियन भी होते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा बड़ा भाई कहता था कि पढ़ लो। मैंने कहा नहीं पढ़ना मैंने। अच्छा जी, तो आपके 3 भाई हैं और आप 3 भाइयों की एक बहन है, तो बाकी बहन भाइयों की हाइट भी आपके जितनी है? नहीं, मेरे एक भाई तो मेरे साथ आई हूँ मैं, और एक भाई बड़े भाई है, सबसे बड़े भाई हैं वो घर है, उनकी 4.5 फुट हाइट है। तो जो मुझसे छोटे भाई हैं उनकी तो हाइट माशाल्लाह जितनी होती है उतनी है। अच्छा जी, शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा है मेरे भाई। शादीशुदा है। सिद्रा उधर बैठे, फिर आपके भाई से भी हम थोड़ी बात करें। ICS किया आपने? जी जी मैं कॉलेज जाते थे, परेशानी होती थी, लोग तंग करते थे? जी जी कुछ लोग थे जो करते थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता था। तो कुछ टाइम गुस्सा आ भी जाता था, लेकिन कोई दोस्त मसला बने? जी दोस्त बनाए? जी जी काफ़ी। दोस्त अच्छे थे? जी वो तो नहीं मजाक उड़ाते थे? नहीं, वो मुझे बस ऐसे ही मुर्शिद वगैरह इस तरह के नाम लेके बुलाया करते थे। तो दोस्त जो होता है उसका आपको बुरा नहीं लगता। वाकई ऐसी बात है। सिद्रा, कभी किसी ने कोई ऐसा नाम रखा कि बड़ा दिल परेशान हुआ और आप अकेले बैठ के रोई भी हो कि मेरा क्या कसूर है?
नहीं, इस मामले में मैं रोई नहीं, लेकिन आते जाते लोग, मैंने बताया ना अंकल लोग, और जब कॉलेज जा रही होती है ना साइकिल पे, तो कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं अंकल लोग, वो वेल डन करके जाते हैं कि बहुत अच्छा आगे बढ़ो, और कुछ लोग जैसे करके जाते हैं मुझे उन पर बहुत अफसोस होता है, जैसे करके जाते हैं बड़ा दिल खुश होता है। जब मैं आ रही होती हूँ तो कई वक्त रोड क्रॉस करना होता है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे जा रहे होते हैं और जाना आगे की तरफ होता है, आगे जाके वापस आते हैं मुझे रोड क्रॉस करवाने के लिए, अरे वाह। क्योंकि मैं तो हर रोज रोड क्रॉस करती हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं खुद कर लूंगी। मैं कहती हूँ कि जब ये आया तो ये देखे ना किसके दिल में पता नहीं क्या है कि मैं इसको रोड क्रॉस करवा दूँ, तो मैं वो मुझे करवाता है, मैं इसको थैंक यू कहती हूँ, फिर वापस अपने रास्ते पे चला जाता है। ऐसे लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उन पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, अफसोस आता है। गुस्सा क्या करना, अफसोस ये गुस्सा करके कर भी क्या सकते हैं उन लोगों का, बिल्कुल। अफसोस तो होता है ऐसे कभी लोगों पे। अम्मा अब्बा डॉक्टर के पास लेके गए, रीजन जानने की कोशिश की कि सब बहन भाइयों की हाइट क्यों छोटी है? जी मैम, पहले था, काफ़ी जगह पे गए हम, काफ़ी शहरों में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई रीजन पता नहीं चल सका? जी, रीज़न नहीं किसी ने बताया, मेडिसिन दे देते थे, हमने इस्लामाबाद तक जाके मेडिसिन ली है। और लाहौर में एक डॉक्टर था, वो कहता था मैं आपके बच्चों को इंजेक्शन लगाऊंगा, शायद 1.5 लाख का एक इंजेक्शन, उन वक्तों में, काफ़ी देर पहले की बात है ये। तो आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए 3 बच्चों को इंजेक्शन लगवाना, 4.5 लाख रुपया जमा करना, फिर इंजेक्शन लगवाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे चाचू ने कहा था हम लगवा लेंगे, लेकिन आप इसकी गारंटी हमें दें। अम्मी अब्बा दोनों नौकरी करते हैं? नहीं, मेरे पापा जो हैं वो पहले लेबर मैन थे। अच्छा। तो अब वो जॉब करते हैं, 4 महीने हुए जॉब करते हुए। सही। तो मामा मेरी अंदर ही बस काम करती है मैडम के पास, उसके अलावा कुछ नहीं करती वो। सही। तो मुझे ये बता दें कि क्या प्लान है, अभी आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं, जी। तो फैशन डिजाइनर बनना है? नहीं, डिज़ाइनर मैंने नहीं बनना, मैं ना पता नहीं यहाँ कैसे फंस गई। बस फिर मैंने कहा अब डिप्लोमा ले लेते हैं, फिर ऊपर से वहाँ दोस्त भी बन गई, तो मैंने कहा अब नहीं छोड़ के जाना। तो अच्छा है। जी। अच्छा, आप बन सकती हैं डिजाइनर, क्यों नहीं बनना? वो ना असल में ना मुझे ना ड्राइंग वगैरह नहीं आती, तो इसमें ना ड्राइंग बहुत अहमियत रखती है। फैशन डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ की है वो है ड्राइंग। तो आप बाकी डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, वो क्यों नहीं किए? वो मैंने अभी जा रही हूँ ना कॉलेज से मैंने ये सीखा है, तो उसके अलावा मैंने वहाँ मुझे जो काम आता है ना, जो मुझे पसंद है, जो मुझे आता है, वो मैं बड़ी लगन से करती हूँ। मैंने ड्राइंग सीखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आई नहीं। हाँ, मैंने चलिए ना कोई नहीं। बचपन में ना कभी ये काम किया नहीं था, इस वजह से आया नहीं मुझे। चलो मुझे ये बताओ कि शादी का प्लान है? शादी का कोई प्लान नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं करनी नहीं है, बस अकेले बंदा ठीक है नहीं, मेरे ख्याल से। अकेले क्यों ठीक है? देखो जिंदगी तो गुजारनी है ना। जी, जी। फिर तो अम्मा ने कभी कहा नहीं कि तुम्हारी मेरे घर में कभी किसी ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं की, कोई कभी रिश्ता किसी भी ने नहीं आया कभी? नहीं अक्सर रिश्तेदारों में कोई कह देते हैं ना कि हम आपकी बेटी का रिश्ता नहीं, कभी किसी ने ये बात ही नहीं की। जब मेरे घर वालों ने कभी नहीं की, शायद मेरे घर वालों को ये बुरा लगता है, इस वजह से कभी किसी ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं की, और मैंने भी नहीं करनी। अपना काम करने के बाद जॉब ढूंढेंगे, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन किसी एक मरहले पे जाकर जी। आपको ऐसा लगता है कि शादी करनी चाहिए? जी, ऐसा लगता नहीं है मुझे ना। मेरी दोस्त भी इस बात पे बड़ा फोर्स करती है, लेकिन वो कहती है कि कोई ये बात तुमसे ना करे। मैंने जब पहला इंटरव्यू दिया था तो उसमें हसन भाई ने ये बातें की थी, और बड़ा फनी टाइप का ये इंटरव्यू हुआ था हमारा। तो उसने देख के ना बड़ा गुस्सा किया था कि सिद्धरा ये क्या, उसने मुझे इंटरव्यू करने से मना कर दिया। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, मैंने पहले मना कर दिया था कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी आप दोबारा। तो मैंने कहा यार इंसान की लक काम कर जाती है, हो सकता है मुझे मेरे इसमें फ्यूचर नज़र आ जाए, कुछ बन जाए मेरा। तो मैंने कहा मुझे इंटरव्यू तो करने दो ना। तो वो खुद इस टॉपिक पे बात करती है, सिद्धरा तुम शादी करवा लो, मैं तुम्हारी शादी पे आऊँगी। मैंने कहा मैं बड़ी करूँगी, बड़ी जब मैं खुद ही जॉब करूँगी तो तब आना। नहीं तो वो मुझे वो तंग करती रहती है, खुद ये बातें करती रहती है, लेकिन किसी को नहीं करने देती। कहती कोई ना बात तो करेगी। आपका शादी करने का प्लान है? नो मैम, आपने भी नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? बस ऐसे ही। क्या अम्मी अब्बा लड़ते ज्यादा हैं, उनको देख के तंग आ गए? नहीं मैम, वैसे कोई शौक ही नहीं है शादी का। क्या डर लगता है कि कोई रिजेक्ट ना करे? नहीं, ये नहीं, रिजेक्शन वाला कोई चक्कर नहीं है। शादी तो ये करना चाहे तो लड़कियों की लाइन लग जी। तो कर लेनी चाहिए ना। मैंने तो इसे कहा कि मैंने कहा तू शादी कर लेना, और जब मैं जॉब पे लग जाऊंगी, मैं कमाने लग जाऊंगी ना, तो तूने ये टेंशन नहीं लेनी। कि जाहिर सी बात है हम जॉबलेस बंदे हैं दोनों, तो शादी के लिए एक अच्छा सेटअप होना चाहिए कि इसकी बीवी होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसके लिए इसकी बीवी की सौ ज़रूरतें होती हैं, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, और जब ना लेके दें तो फिर घर में लड़ाई झगड़े लड़की पसंद हो आई है? जाते हैं। जी सच बताना है, जी पसंद आई है? जी, लेकिन मैंने उससे मोहब्बत का इजहार किया कभी? नहीं, ये काम नहीं मैंने कभी किया। देखे ना, जब हम बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई आपको अच्छा लग जाता है। तो अब ये तो नहीं कि हम किसी को भी देखें, अगर वो अच्छा लगे तो हम उससे कह दें कि आप मुझे अच्छी लगे हैं। लेकिन पसंद हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से कहा नहीं, चलें जी। क्योंकि मैं ऐसे अकेला ठीक हूँ।
मुझे ऐसे अकेला रहना अच्छा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को दोनों को ये मशवरा दूंगी, अपनी ज़िंदगी के बारे में मेहनत करें, अच्छी बात है आप दोनों नौकरी करना चाह रहे हैं करें, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर जज्बा इतना है, जी। बहादुरी से सब लोगों का सामना करें तो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में जी जी जी। थैंक यू सो मच, खुश रहें जी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।